हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के हमारे लिए क्या क्या, भारतीय संविधान के अंदर हमारे लिए कौन कौन से अधिकार होते हैं। हमने उन अधिकारों के बारे में जो हमने अभी तक बातें नहीं की थी कि वो कौन कौन से जो भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम उन अधिकारों की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अंदर हमें जो 6 अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार जो हैं हमारे 6 हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है समता का अधिकार। निम्नलिखित दो परिस्थितियों का विचार करिए। काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बात होती रहती है और आगे भी हो सकती है। क्या आपको इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? यानी कि इसके अंदर क्या है, 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपको लगता है कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों का पालन नहीं किया जा रहा। वो किस तरीके से? स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्होंने चाय पीने की इच्छा की। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो है स्वदेश कुमार का जो फ्रेंड था, उसका जो दोस्त था, उसके साथ उन्होंने मौलिक अधिकारों का जो व्यवहार, जो समता का जो व्यवहार है, सबको भारतीय समाज के अंदर एक समान समझा गया, उस अधिकार का उल्लंघन किया गया है। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? टेलीविजन में एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे से वे समाचार न पढ़े। वे सभी महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया था कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी थी, लेकिन इस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों को यह प्रतिबंध नहीं लगाए। जब पुरुषों के ऊपर जब ये प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो महिलाओं के ऊपर क्यों? तो इस अनुसार क्या हुआ, तो यहाँ पे भी मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों का जब अगर कानून बनाए जाते हैं तो वो सबके लिए एक समान बनाए जाएं। अगर वहाँ पे किसी न्यूज़ चैनल के अंदर कानून बनाया गया था कि 45 वर्ष की उम्र का जो कोई भी जो नागरिक है वहाँ पे काम नहीं कर सकता, लेकिन वो जो कानून है वो सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों, वो पुरुषों के लिए क्यों नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात दिखाई दे रही है। तो वो भारतीय संविधान के अंदर के जो भाग 3 है उसके अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। और उन अधिकारों के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं? सबसे पहले है समता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता, कानून का सम्मान, संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग और जन्मजात के आधार पर भेदभाव का निषेध। उसके बाद है रोजगार के अवसर की समानता, पदवियों की समानता और छुआछूत की समाप्ति। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर छुआछूत को बिल्कुल पूरे तरीके से समाप्त करके उसको कोई भी अस्तित्व नहीं छोड़ रहने दिया है। यानी कि रोजगार के सभी के व्यक्तियों को समान अवसर है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान किसी भी जगह का है, सबको एक समान अवसर प्राप्त दिए गए हैं अपने पद को प्राप्त करने के लिए। कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान है। दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। यानी कि आस्था और प्रार्थना का कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म में, किसी भी भगवान में, किसी भी देवी देवता के अंदर अपनी आस्था रख सकता है। कोई भी उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि यहाँ आपको ये इस धर्म को छोड़ के इस धर्म को आपको अपनाना पड़ेगा। धार्मिक मामलों में प्रतिबंध और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार। बंधुआ मजदूरी पर रोक और जोखिम वाले कामों से बच्चों को दूर कराने के, यानी कि शोषण के विरुद्ध 14 साल की उम्र से कम वाले बच्चों को कोई भी बंधुआ मजदूरी पे नहीं रख सकता। स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता। किसी भी पेशा चुनने यानी कि व्यापार करने की कोई भी स्वतंत्रता। कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से कोई भी अपना व्यापार कर सकता है। अभिव्यक्ति को सजा पाए लोगों के अधिकार। अभियुक्तियों और सजा पाए लोगों के अधिकार। ठीक है, उसके बाद है अल्पसंख्यक समूहों और लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, कि चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी लिंग का, वो उसको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है और अपनी शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का ये भी अधिकार उनको प्राप्त होते हैं।
ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण होते हैं। उदाहरण है, एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। यानी कि हमने जो शुरू में जब हमने वीडियो शुरू की थी तो उसके अंदर क्या था कि 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। उसके अंदर क्या है, एक में जाति के आधार पर भेदभाव और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? समता का अधिकार ऐसे और अन्य भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है, या सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थल में समानता के आधार पर प्रवेश देता है? जाति, नस्ल, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में इन जगहों पर उनके सबके साथ समान बर्ताव नहीं होता था। छुआछूत की प्रथा समानता का सबसे भद्दा रूप है। समानता के अधिकार के द्वारा इस समता का जो अधिकार है इसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। इसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन्हीं लोगों को छोड़कर जिन्हें सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं की गई। यानी कि राज्य ने जो है वो जो एक स्पेशल एक जो अधिकार, कोई भी उपलब्धि है, कोई भी पुरस्कार है, वो सिर्फ सेना और शिक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण किसी ने अचीवमेंट की है सिर्फ उसको ही मिलेगा, किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत के एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है जिसमें सभी नागरिकों को सम्मान, प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे प्रभावित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता के और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक शैक्षणिक के रूप में पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं तथा निर्णय लागू कर सकती है। और आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको स्वयं आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों? वास्तव में अनुच्छेद 16 साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना को देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। तो सेकंड नंबर जो है स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे को की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने से की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से दूसरों को वंचित कर सकते हैं। यानी कि लोग अपनी आज़ादी को इतने ज़्यादा मिसयूज करने लग जाते हैं कि वो दूसरों की आज़ादी को भंग कर देते हैं, कि वो दूसरे लोगों को एक किस्म से उनकी आज़ादी को ख़त्म कर देते हैं। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित व्यक्तियों का पालन किए बिना ये उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के को यह आवश्यक है कि अभिव्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं है। यानी कि अगर कानून जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी करता है तो उसके लिए जिसको मुजरिम माना गया है तो वो अपने वकील अपनी जो बेगुनाही को साबित करने के लिए अपना पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करना जा सकता है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और वही फैसला करता है कि गिरफ्तारी सही है या नहीं है। इस अधिकार द्वारा किसी भी व्यक्ति का जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा भी व्यापक और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों के द्वारा इस अधिकार का दायरा
बड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय में के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण के मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। और न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति और आश्चर्य का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी का मीन्स क्या होता है? सामान्य किसी एक व्यक्ति को अपराध करने का गिरफ्तार किया जाता है। उसके पर इसके अपवाद भी हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति को शासन का पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह गैर कानूनी कार्य करने लगा है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ ही समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसी को ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। यानी कि जब कानून को जब कानून जो है किसी को शक की बिना पर गिरफ्तार करता है, उसको हम निवारक नजरबंदी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं? जब कानून को किसी व्यक्ति या के ऊपर शक होता है कि हाँ ये देश की सुरक्षा के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है, तो वो उसको निवारक नजरबंदी कहते हैं। यानी कि जब वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है, इसे ही निवारक नजरबंदी का। इसका अर्थ यह हुआ है कि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून, अर्थव्यवस्था और शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना सकते हैं। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष सामने लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी हितों के निपटाने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने यह प्राय इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण के इसका दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी के प्रावधान से परस्पर विरोधाभास है। अन्य स्वतंत्रताओं के बारे में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं और कौन कौन से जो भारतीय संविधान के अंदर अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो यहाँ तक जो अब आज हमने पढ़ा है, तो इसकी आपने बहुत सुंदर और क्लियर नोट्स बनाने हैं। Thank you and have a nice day.